जी हाँ, तो कैसे हैं आप? सर, अभी तो नया नया 11 स्टार्ट हुआ है और ऑलमोस्ट आपको स्कूल के अंदर पता चल गया होगा कि जुलाई महीने से आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सभी का एक एक चैप्टर होगा एग्जाम के अंदर। चिंता मत कीजिए, तब तक मैं भी आपको उतना करा दूंगा, लेकिन बेस आराम से तैयार करना है, धीरे 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 धीरे। इसीलिए तो कल मेरी पूरी टीम ने डिसाइड किया कि आज ओसीएम का लेक्चर नहीं देना है। कल तक मैंने जो आपको अकाउंट के अंदर पढ़ाया है, मुझे पता है उसमें भी 2-3 टर्म बाकी है, मुझे पता है, लेकिन एक बात समझ लेना, कल तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरे सॉरी भाई, एग्जाम के लिए नहीं, अकाउंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स अगर जो पूरा समझना होगा तो यहां तक थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, बाकी की इसी टॉपिक की क्लैरिटी आपको जनरल एंट्री चैप्टर खत्म होते होते हो जाएगा, जनरल एंट्री चैप्टर खत्म होते होते, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, आप बोल रहे हो तो ठीक मान लेते हैं अभी के लिए। अब देखो, आज का नया स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। और एक बात बोलूं, आज जो मैं कराऊंगा ना, हो सकता है कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपको पूछा जाए, लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर अब से इस चैप्टर का वेटेज उतना नहीं रहेगा। एक आध सवाल पूछ लिया 2-3 हेड पॉइंट के लिए तो बात अलग है, हाँ, लेकिन जो कल तक हमने देखा टर्म्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। और देखो, आप में से बहुत लोग डाउट भी पूछ रहे हैं और सभी डाउट का सॉल्यूशन भी हो रहा है, ये देख के सबसे अच्छा लगता है कि आपके डाउट्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए। देखो, ये कल का तो मैं इसी तरीके से रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले का एक बार आराम से देख लेते हैं। एक बार आराम से नीचे आ जाओ, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड कौन सा था सर? सबसे पहला वर्ड था कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है सर? कैपिटल का मतलब है ओनर ने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है, ओनर ने जो कुछ भी क्या किया है। उसके बाद था ड्राइंग्स। सर वो रिवर्स हो जाएगा, ओनर जो कुछ भी पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा, ओनर क्या करेगा? जो कुछ भी पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा। ठीक है, तो ओनर का पता चल गया, कैपिटल और ड्राइंग्स का पता चल गया। अब देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट था लायबिलिटी, उसके बाद था असेट। लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब है जो कुछ भी फ्यूचर में मुझे पे करना है, फ्यूचर में क्या करना है? पे करना है। और अगर जो मुझे जो कुछ भी फ्यूचर में पे करना होगा तो वो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगा। लायबिलिटी किस हिसाब से होगी वो समझो। सर लोन, आपने लोन वाला एग्जांपल दिया था। लोन का मतलब क्या है? आज पैसा लिया है, कभी ना कभी तो रीपेमेंट करना ही पड़ेगा, तो लोन हमारी लायबिलिटी हुआ। सर आपने और एक एग्जांपल लिया था जिसका नाम था पीसी, मतलब हमने परचेस किया है, पैसा नहीं दिया है, क्रेडिट के ऊपर परचेस किया है। अरे भाई, आज नहीं दिया है, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा, और अगर जो कभी ना कभी वो पैसा देना पड़ेगा तो वो भी तो हमारे लिए लायबिलिटी हुआ, और उस लायबिलिटी का नाम होगा क्रेडिटर्स। उस लायबिलिटी का नाम क्या होगा? क्रेडिटर्स। दूसरा है असेट। असेट का मतलब कि ओनरशिप हमारा होना चाहिए और फ्यूचर में बेनिफिट देना चाहिए। अच्छा, फ्यूचर में बेनिफिट क्या देगा? तो क्या सर, सिंपल बात है, फ्यूचर में बेनिफिट हमें बिल्डिंग दे सकता है, मशीनरी दे सकता है, कार दे सकता है, कंप्यूटर दे सकता है। सर उसमें भी दो तरीके थे, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, इनटेंजिबल मतलब कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। गुडविल, कॉपीराइट। ठीक है सर, समझ में आ चुका है। बाकी वो लिक्विड एसेट वो तो थे ही, एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रिसिप्ट का मतलब क्या है? रिसिप्ट का मतलब है जो भी आपको रिसीव्ड होगा ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिजनेस। दो तरह की रिसिप्ट होगी, एक तो होगा कैपिटल और दूसरा होगा रेवेन्यू। कैपिटल का मतलब क्या है सर? कैपिटल का मतलब है बार बार नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिल्डिंग सेल किया, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल्डिंग सेल करना क्या मेरा काम है? बिल्कुल नहीं।
सर आपका काम बिल्कुल नहीं है ये, मतलब कि इसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। सर रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होगा? जो बार बार मुझे मिलती रहेगी। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे किसी ने कंसल्टेंसी फी दिया, क्या मुझे बार बार मिलता रहेगा? जी हाँ। मैंने किसी को लोन कराई, मुझे कमीशन मिला, क्या मुझे बार बार मिलता रहेगा? जी हाँ। मैंने किसी को रिटर्न फाइल करके दिया, मुझे पैसा मिला, क्या मुझे बार बार मिलते रहेगा? आंसर इज यस। इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। उसी तरीके से पेमेंट। पेमेंट का मतलब क्या है? मनी पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेस। हमने जो कुछ भी पेमेंट किया है, दो तरीके के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा कि जो बार बार नहीं करेंगे। सर हमने बिल्डिंग परचेस किया है, क्या मैं हर रोज बिल्डिंग परचेस करता रहूंगा? आंसर इज नो। सर आपने एक बड़ा मशीन परचेस किया है, क्या मैं हर रोज बड़ा मशीन परचेस करता रहूंगा? आंसर इज नो। तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। लेकिन दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कांस्टेंट रहेगा भाई। सैलरी हर महीने देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने देना पड़ेगा, रेंट हर महीने देना पड़ेगा, मतलब कि इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार याद दिलाऊं, अमिताभ बच्चन, याद करो सुदीक्षा की कोचिंग की ओपनिंग के लिए हमने अमिताभ बच्चन को बुलाया था और अमिताभ बच्चन ने हमसे 5 करोड़ रुपए लिए थे। लेकिन मैंने भी एक असम्पशन लिया था कि ये 5 करोड़ का बेनिफिट मुझे आने वाले 5 सालों तक मिलता रहेगा। कितने सालों तक मिलता रहेगा? 5 सालों तक मिलता रहेगा। ठीक है सर, अगर जो इसका बेनिफिट मुझे 5 सालों तक मिलता रहेगा ना, एवरी ईयर का एक्सपेंडिचर कितना होगा? 1 करोड़। मतलब जब भी मैं पीएनएल बनाऊंगा ना तो 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर रखूंगा, और जब भी मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना तो ऐसा बोलूंगा कि 4 करोड़ की असेट बाकी है। मैंने खर्चा 5 करोड़ का किया है, लेकिन 1 करोड़ का बेनिफिट तो पहले ही साल ले लिया है। अब बेनिफिट लेना कितना बाकी है? 4 करोड़। और असेट की डेफिनेशन क्या थी? जो कुछ भी फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा वो सब आपके लिए असेट हो जाएगा। जो कुछ भी फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा वो असेट हो जाएगा। ओके। अमिताभ बच्चन, एक्सपेंस रेवेन्यू जो भी 12 महीने के अंदर अंदर करोगे, प्रॉफिट लॉस, खर्चा कम प्रॉफिट, खर्चा ज्यादा लॉस। परचेस परचेस परचेस, पूरा ध्यान यहां पे। याद करो मेरा किसका शोरूम था? सर फोटो भी आप ही का लगा है और इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है। अगर जो मैंने टीवी लिया है, मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? परचेस। मैंने एसी लिया है, मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? परचेस। मैंने फ्रिज लिया है, मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? सर आंसर इज परचेस। लेकिन मैंने वहां पे अपने कस्टमर की वेटिंग एरिया के लिए चेयर लिया है, मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? सर परचेस तो नहीं करेंगे। सर ये हमारे लिए असेट हो जाएगा। चेयर आज लिया है, फ्यूचर में कभी ना कभी तो बेनिफिट देगा, मतलब ये हमारे लिए असेट हो जाएगा। और अगर जो ये असेट हो गया इसका मतलब क्या है? अगर जो ये असेट हो गया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे लिए गुड्स नहीं है, और गुड्स नहीं है तो मैं परचेस वर्ड यूज नहीं करूंगा। ठीक है सर, चलो मान लिया। दूसरा है फर्नीचर का बिजनेस। यहां पे मैं जब भी चेयर लूंगा ना तो परचेस वर्ड यूज करूंगा। क्यों पता है? क्योंकि परचेस चेयर जो भी मैंने लिया है ना, मेरा गुड्स है, मैंने सेल करने के लिए लिया है, वही मेरा बिजनेस है। बात खत्म। अगर जो मैंने सोफा लिया, परचेस वर्ड यूज करूंगा। लेकिन मैंने एसी लिया है, क्या मैंने एसी सेल करने के लिए लिया? नहीं लिया, तो मैं परचेस वर्ड यूज नहीं कर सकता। जी हाँ सर, समझ में आ चुका है। ठीक है चलो। स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक का मतलब है गुड्स ऐसा कि जो आज तक सेल नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेस किया 100 केजी, सेल हो गया 20 केजी, मतलब कि जो 80 केजी बचा है ना वो मेरे लिए स्टॉक है। हालांकि इसको हम रुपीस के टर्म में मेजर करेंगे। ठीक है। ओहो हो सर, कितनी बार सिखाओगे ये टॉपिक? एसडी, सेल तो किया है लेकिन सामने वाले ने पैसा नहीं दिया है। अरे आज नहीं दिया है, कभी ना कभी तो पैसा मिलेगा। उस रिलेशन को हम नाम देंगे, इस रिलेशन को हम नाम देंगे डेप्टर्स। एंड डेप्टर्स मेरे लिए करंट असेट है। आज नहीं दिया है, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में पैसा तो मुझे मिलने ही वाला है। बिल रिसीवेबल मतलब उसी तरीके से हुआ। हालांकि बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है पता है? कि भाई मैंने रिटर्न डॉक्यूमेंट कर लिया है, बात खत्म। रिसीवेबल मतलब ये दोनों का मिक्सचर। हालांकि मैंने बोला था 4 है, लेकिन अभी के लिए आप 2 ही याद रखो, डेप्टर्स
प्लस बिल रिसीवेबल मिला के टोटल रिसीवेबल हो जाएगा। क्रेडिटर्स नहीं, भले आपको याद है लेकिन मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा, पीसी। आप भी मेरे साथ बोलो, पीसी मतलब परचेस किया है लेकिन सामने वाले को पैसा नहीं दिया है। अरे सर आज नहीं दिया है, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। तो इस रिलेशन को हम क्या नाम देंगे? इस रिलेशन को हम नाम देंगे क्रेडिटर्स। क्या नाम देंगे? क्रेडिटर्स। ठीक है। बिल्स पेएबल मतलब वही हुआ, खाली रिटर्न एग्रीमेंट करना है। टोटल पेएबल का मतलब क्या है? बिल्स पेएबल प्लस क्रेडिटर्स। ओ हो सर, दगाबाज रे हो, दगाबाज रे तोर नैना। नहीं भाई, नैना नहीं, ये दगाबाज है ये आदमी। कंसेप्ट याद करो, एस डी। मैंने क्या किया है? सेल किया है, सामने वाले ने मुझे पैसा नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मिलने वाला था, इसीलिए डेप्टर मेरे लिए असेट था। लेकिन डेप्टर्स निकला है दगाबाज, डेप्टर्स निकला है विजय माल्या, उसने मुझे पैसा देने से मना कर दिया है। तो मेरे बिजनेस के लिए ये लॉस हो जाएगा। मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा सर। और अगर जो ये मेरे बिजनेस के लिए लॉस हुआ है, इसको हम क्या नाम देंगे सर? इसको हम नाम देंगे बैड डेब्ट्स। और मेरे ख्याल से लास्ट कंसेप्ट जो हमने देखा था, मैंने कौन सी गाड़ी परचेस किया था सर? फॉर्च्यूनर गाड़ी परचेस किया था जिसकी प्राइस 50 लाख रुपए है। लेकिन 50 लाख रुपए का पेमेंट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई इतना खर्चा करने के बाद जो चीज आपने लिया है, क्या इसको रास्ते के ऊपर छोड़ दोगे? नहीं भाई, मैंने वो 50 लाख की गाड़ी मेरे घर के अंदर एकदम अच्छे से रख दिया, एकदम अच्छे से। लेकिन फिर एक साल बाद मुझे याद आया कि भाई अगर जो मुझे गाड़ी चलाना ही नहीं है तो फिर गाड़ी लिया क्यों? तो मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि उस गाड़ी को बेचने के लिए निकला और मैं आपके पास आया। क्या आप मुझे पूरे 50 लाख रुपए दोगे? मैंने टच भी नहीं किया है, फिर भी आप पूरे 50 लाख रुपए नहीं दोगे। क्यों पता है? क्योंकि कोई भी नॉन करंट असेट होती है ना, कोई भी नॉन करंट असेट, तो उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत डाउन होती ही है, जिसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। डेप्रिसिएशन हमारे लिए नॉन कैश एक्सपेंस है। हालांकि एक बात सुनो, मैंने क्या बोला? नॉन करंट असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता ही है, लेकिन खाली नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये आगे चीज काम में नहीं आएगी, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। और कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर जो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से अगर जो सारी चीजें सीख रहे हो, तो एक प्रोफेशनल पर्सन के साथ से सीख रहे हो, तो देखो जनरली हर एक असेट के अंदर डेप्रिसिएशन लगता है एक्सेप्ट लैंड। जमीन के अंदर जनरली डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। देखो जमीन की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी, जमीन की वैल्यू इंक्रीज होगी। हाँ, तो जमीन की वैल्यू हम उतनी ही रखेंगे, उसके अंदर कभी भी रिडक्शन नहीं करेंगे। बाकी आप कार ले लो, आप मशीनरी ले लो, आप बिल्डिंग ले लो, हर एक के अंदर आप फर्नीचर ले लो, हर एक के अंदर डेप्रिसिएशन लगता है जो नॉन करंट असेट है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो आपकी बुक में लिखा है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अगर जो आपकी बुक में लिखा है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। और इसमें से बहुत सारा कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने थोड़ा करके सिखा दिया है, तो मेरे लिए इजी रहेगा अब ये सारी चीजें समझाना। मैं फिर से एक बार बता दूं, यहां तक जो मैंने चैप्टर कराया है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे पूरा अकाउंट सीखने के लिए 11th 12th और आगे जब तक आप अकाउंट सीखोगे। लेकिन अब ये थियरी पार्ट खाली फर्स्ट चैप्टर में ही आएगा। हो सकता है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आ जाए, लेकिन उसके बाद आने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है। चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि थोड़ा सा बोरिंग पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, नोटबुक निकालिए, ये हेड पॉइंट खाली लिखवाऊंगा थोड़े, ठीक है, थोड़े हेड पॉइंट लिखवाऊंगा। एक बार हेड पॉइंट लिखोगे तो क्या है पता है, थोड़ा सा याद हो जाएगा। एग्जाम में आया तो 3-4 पॉइंट आप लिख सको, बस उसी लिए। एक काम करो, हेडिंग दे दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। फटाफट चलो हेडिंग दे दो। हेडिंग दे दो फटाफट, चलो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
अकाउंटिंग दे दिया आपने। ओके, देखो सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो है फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, देखो अब ट्रांजैक्शन है ना वो मॉनेटरी वैल्यू में देखोगे, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू तो बाद में, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना कहीं पूरा सीक्वेंस दिया है। दूसरी बात, डेफिनेशन से में देखो बहुत सारी चीज ऑलरेडी आ चुकी है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटिंग जो भी है ना वो मॉनेटरी टर्म में हम देखेंगे, लेकिन हमें चेक तो करना पड़ेगा कि इस वैल्यू को करेंगे या नहीं करेंगे। एक बार हमें पता चल चुका है कि इस चीज को हमें रिकॉर्ड करना है, तो दूसरा स्टेप क्या होगा पता है, मनी। जो भी होगा ना उसको मनी के टर्म में हम मेजर करेंगे। याद आया एग्जांपल रतन टाटा जी और MS धोनी वाला, याद आया? हाँ, कि रतन टाटा जी ने कंपनी छोड़ दिया, MS धोनी ने ऑलमोस्ट CSK छोड़ दिया, क्या उनको लॉस हुआ होगा? आंसर इज यस। मनी के टर्म में हुआ है? आंसर इज पता नहीं, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तीसरा क्या है, देखो क्लासिफिकेशन, एक बार रिकॉर्ड हो चुका, अब उसको क्लासिफिकेशन करेंगे कि भाई कैश ट्रांजैक्शन कौन सा है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन कौन सा है, एक एक पार्टी वाइज करेंगे। मैंने आपको बताया था, अगर जो आपको याद हो तो एक एग्जांपल, अगर जो आपको एक एग्जांपल याद हो तो, मेरे पास एक पर्सन आया था जिसने मुझे बोला कि करण मैं आज शाम की फ्लाइट से फॉरेन शिफ्ट हो रहा हूं, मुझे एक बात बता, अभी के अभी मेरा पैसा बता दे कितना बाकी है, ऑन द स्पॉट पेमेंट करके जाऊंगा, लेकिन हाँ शाम के बाद बताया तो मेरा फोन आउट ऑफ रीच आएगा, क्योंकि नया नंबर तो वो मुझे देने नहीं वाला। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने तू खड़ा है, क्लासिफिकेशन करके रखा है, जस्ट एक नाम सर्च किया, उसके नाम के हिसाब से डायरेक्टली उसका बैलेंस मिल गया। मतलब खाली रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं है, रिकॉर्डिंग के साथ क्लासिफिकेशन भी जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन करके क्या हवन करेंगे? नहीं सर, क्लासिफिकेशन करके इंटरप्रिटेशन करेंगे। देखो मैंने एग्जांपल दिया था मुकेश काका, हाँ हमारे मुकेश काका जब भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एक एक एंट्री देखेंगे? नहीं। क्या क्लासिफिकेशन एक एक पर्सन का देखेंगे? सर वो खाली मेन अकाउंट देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, समझेंगे कि भाई कहां पे क्या हो सकता है, कहां पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन से बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, कौन से बिजनेस को बंद करना है, ये सारी चीज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब एक अच्छा स्टाफ आया तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अच्छा स्टाफ छोड़ के चला गया, अरे भाई क्वालिटी, लेकिन आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिकल डिसीजन। देखो आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लोन लेना है, मैं बैंक में गया, बैंक क्या मुझे आंख बंद करके लोन दे देगा? आंसर इज, अरे भाई आप बोलोगे नहीं, देखो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात कर रहा हूं। हाँ बैंक मुझे तो लोन दे देगा मेरी डिग्री के हिसाब से, एग्जाम्पल को चेंज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक के अंदर गए और आपने बैंक को क्या बोला कि भाई मुझे लोन चाहिए, क्या बैंक आपको डायरेक्टली लोन दे सकता है? आंसर इज नो, बैंक आपको डायरेक्टली लोन नहीं देगा। बैंक आपको डायरेक्टली लोन क्यों नहीं देगा? क्योंकि सबसे पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा। मतलब इकोनॉमिक डिसीजन किसी भी पार्टी को लेना होगा ना, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा। कोई डाउट नहीं है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, देखो ये होता क्या है पता है, अकाउंट के अंदर हम जितनी भी चीजें लिखते हैं ना वो सब हिस्टोरिकल ऑलरेडी हो चुका होता है, नई चीजें हम यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं, जो हो चुका है ना उसी को रिकॉर्ड करते हैं भाई। तो अकाउंटिंग क्या है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। मैंने सेल कर दिया, बाद में रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा ऐसा कभी हुआ पहले से आपको पता है कि भाई इतना सेल होने ही वाला है, रिकॉर्ड कर देता हूं? नहीं भाई नहीं, हो जाने के बाद हम सारी एंट्री करते। कोई डाउट? 2-3 पॉइंट याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट 2 टॉपिक एक साथ देखते हैं। सवाल क्या है पता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है परमानेंट रिकॉर्ड। मतलब देखो इनकम टैक्स में भी क्या होता है पता है? आपको एक नॉलेज की बात बताता हूं। इनकम टैक्स के अंदर ऐसा होता है कि आज मैंने जो काम किया है ना, आज मैंने जो अकाउंटिंग किया है, मैं दूसरे साल क्या उसको फाड़ के फेंक सकता हूं? नहीं बेटा नहीं। इनकम टैक्स वाले 7 साल तक, 8 साल तक, कुछ कुछ केस के अंदर 16 ईयर तक आपके घर के आ सकते हैं कि बताओ भाई आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट हमें दिखाओ। मतलब अकाउंट आपके लिए परमानेंट रिकॉर्ड है।
जो आज नहीं, आज से 5 साल बाद भी अगर जो आपको कुछ भी चेक करना होगा ना, आपके लिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट काम आ जाएगा। आप 5 साल बाद भी अपने अकाउंट का एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है सर। दूसरा है टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। भाई दिन के अंदर 1000 ट्रांजैक्शन होते होंगे, लेकिन हमें तो चेक करना पड़ेगा ना कि कौन से ट्रांजैक्शन की एंट्री कहां तक है। टू नो द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, मतलब देखो अल्टीमेटली अकाउंटिंग का मतलब क्या है पता है? एनालिसिस। अकाउंटिंग तो कर लिया, लेकिन मेन मोटिव है एनालिसिस। मैंने चेक किया भाई, फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंटिंग स्टेटमेंट लिखा और उसमें एक जगह पे था मिस अदर एक्सपेंसेस। क्या था? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का मतलब क्या है पता है? छोटे मोटे खर्चे, चाय पानी का खर्चा, छोटा मोटा स्टेशनरी का खर्चा। अब मैंने देखा कि भाई मेरा जो अदर एक्सपेंस है ना, चाय पानी का खर्चा, वो 15 लाख रुपए है साल का। मेरे यहां पे स्टाफ है 50 आदमियों का और चाय 15 लाख की पी गई। मुझे यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक काम करता हूं भाई, वो कॉफी वाला मशीन ले लेता हूं, झंझट ही खत्म। कॉफी वाला क्या ले लेता हूं? मशीन। अब चाय भी सस्ते में मिल जाएगी और एम्प्लॉय भी खुश। तो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर मतलब क्या है? आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जहां पे आप थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे, कॉस्ट ऊपर नीचे, रेवेन्यू ऊपर नीचे कर सकते हो। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी। एक नाम बोलता हूं, क्या आपने ये नाम सुना है? निर्मला ताई। नाम सुना है? निर्मला सीतारमन। सच बताना, हाँ सच बताना, नाम सुना है कि नहीं सुना है? मुझे पता है 80% स्टूडेंट ने निर्मला सीतारमन का नाम नहीं सुना होगा। रील में से थोड़ा सा फ्री हो सर, रील में कम आती है वो निर्मला सीतारमन, तो नहीं पता है। देखो निर्मला सीतारमन हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। समझ लो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको कॉल किया कि भाई बताओ इस समय आपका टैक्स कितना है। आप क्या करोगे? काउंट करके बताता हूं? नहीं भाई, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट है, प्रॉफिट के हिसाब से आप अपने टैक्स की लायबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। हालांकि इसके लिए आपको सीए का भी संपर्क करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। उसके बाद के देखो तो, उसके बाद के देखो तो भाई 2 पॉइंट एक साथ देखो तो चलो फटाफट, चलो 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 फटाफट फटाफट देखो उसके बाद के 2 पॉइंट। आप ही बताओ क्या लिखा है? चलो आप बताओ। टू नो द क्वांटम ऑफ पेएबल एंड टू नो द क्वांटम ऑफ रिसीवेबल। मतलब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे फ्यूचर में पेमेंट कितना करना है वो भी समझ में आ जाएगा, और मुझे किस पार्टी से कितना पैसा लेना है वो भी तो समझ में आ जाएगा। ये दोनों चीजें मुझे समझ में आ जाएगी एकदम क्लियरली। ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। कोई डाउट? ओके। उसके बाद के फिर से 2 पॉइंट एक साथ देखते हैं। टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी एंड टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस। अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है पता है? पीएनएल। मैंने आपको बताया था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 अकाउंट बनते हैं, उसमें एक अकाउंट क्या है पता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अगर जो आपने अकाउंटिंग प्रिपेयर किया है तो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस इजीली समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां पे है पता है? टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस, जिसके लिए हमें बैलेंस शीट बनाना है। जिसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के अंदर क्या आता है पता है? असेट और लायबिलिटी। मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है और मुझे फ्यूचर में कितना पेमेंट करना है, मतलब मैं मेरा स्टेटस जान पाऊंगा। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट भी पता चलेगा और स्टेटस भी पता चलेगा। और लास्ट पॉइंट है टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर एंड फ्रॉड। टू डिटेक्ट एंड एरर एंड फ्रॉड। सर ऐसे कैसे पता चलेगा? एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, पूरा ध्यान यहां पे। एक एग्जांपल समझ लो। क्या इनमें से किसी को भी आप जानते हो? क्या इस फोटो को आप जानते हो? ये किसका फोटो है? किसका फोटो है? क्या आप जानते हो इसको? देखो ये जो पिक्चर है ना, वो है कॉमनवेल्थ गेम 2010। कॉमनवेल्थ गेम का मतलब क्या है पता है? ऐसी कंट्री साथ में मिलकर खेलती है जिनके ऊपर कभी ना कभी अंग्रेजों ने राज किया था। सभी मिलकर साथ में खेल खेलती है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ गेम। जैसे ओलंपिक्स होता है वैसे कॉमनवेल्थ गेम है, वो भी एक अच्छी खासी गेम है। हालांकि ओलंपिक्स की तैयारी यहीं से ही होती है।
और कुछ ऐसे सिनारियो होते हैं कि अगर जो आपने कॉमनवेल्थ गेम में फर्स्ट ले लिया तो ओलंपिक में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, मतलब इंपॉर्टेंट गेम्स था। हाँ, 2010 के अंदर इंडिया को ये गेम्स का अपॉर्चुनिटी मिला था, हालांकि उसके बाद नहीं हुआ है। 2030 में हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि ओलंपिक्स की तैयारी भी इंडिया कर रहा है, बिड करेगा 2036 के लिए। प्रॉपर तैयारी है इंडिया की ओलंपिक्स। लगता है कि ओलंपिक्स ऑलमोस्ट इंडिया में ही है। ओके, तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब भी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ना, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को प्रेजेंट कर सके वर्ल्ड के सामने कि भाई हम प्रॉपर एकदम सारी चीजें करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हुई पता है? देखो ये शीला दीक्षित जी है, इसके बाजू में जो आदमी खड़ा है ना, पूरा स्कैम इसके सर के ऊपर आ गया था। शीला दीक्षित जी कौन है? क्या आपने अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है? जी, अरविंद केजरीवाल ने जिस पर्सन को हराया था ना, वो शीला दीक्षित दिल्ली की 15 साल की कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर रही है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर क्या हुआ पता है? एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे छोटा सा एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, गेम्स वगैरह खिलाना है, मतलब कि आपको पूरे स्टेडियम सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, सब कुछ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं भाई, हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को चेयर लेना था। क्या करना था? अब देखो 15-20 दिन, एक महीने का पूरा गेम्स होता है, 15 दिन का तो होता ही होगा। तो उनके लिए, सभी के लिए, जो भी वहां पे मैच देखने के लिए आएंगे, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो उन्होंने चेयर वगैरह लिया। एग्जाम्पल ले रहा हूं, परफेक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल एक चेयर आती थी ना, वो आती थी समझ लो 100 रुपए की। अगर जो गवर्नमेंट ने नई चेयर लिया होता तो कितने में आती? 100 रुपए की आती। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? वही चेयर रेंट के ऊपर लिया और बोला कि भाई एक काम करते हैं, 100 रुपया पर डे का रेंट, और वो भी कितने दिन के लिए? तो एक चेयर हमने लिया था ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन के लिए। समझो कितना बड़ा स्कैम। ये तो एक छोटी सी चीज है, हर एक चीज के अंदर ऐसा ही हुआ। सर गवर्नमेंट को नहीं पता था कि 100 रुपए में नई चेयर? अरे भाई इसी को तो करप्शन बोलते हैं। पूरा पैसा सभी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नई चेयर भी तो 100 रुपए में आ जाती, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। एक बात बताओ, ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंस करते करते, करप्शन करते करते, गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ का स्कैम कर दिया। मतलब 4 जीरो तो आ चुके हैं, अभी भी करोड़ों आ रहे, जीरो करना बाकी है। एक बार थोड़ा जीरो काउंट करना कि कितने जीरो काउंट होंगे। देखो एक कॉमनवेल्थ गेम, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि दुनिया को हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, लेकिन हुआ क्या? 70,000 करोड़ का स्कैम। सर आपको कैसे पता चला? अरे मुझे नहीं भाई, पूरी दुनिया को पता है कि 70,000 करोड़ का स्कैम हुआ है। सर पूरी दुनिया को कैसे पता चला? अरे भाई पूरी दुनिया को पता चला क्योंकि उन्होंने उस समय अकाउंटिंग किया था और अकाउंटिंग को चेक किया गया। जैसे ही अकाउंटिंग को चेक किया गया ना, फ्रॉड एंड एरर ऑटोमेटिकली सामने आ चुका था। मतलब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी यही रहेगा कि फ्रॉड एंड एरर कभी भी हो ना, तो उसको हम बाहर निकाल सके, टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर एंड फ्रॉड। समझ में आया अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव? जी सर। देखो याद करते हैं साथ में मिलके, एक बार पहले एडवांटेजेस कर ले, फिर थोड़े थोड़े पॉइंट याद कराता हूं आपको। नेक्स्ट क्या है? एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है अवेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब मैं जब भी चाहूंगा मैं अपने इंफॉर्मेशन को ले सकता हूं। अगर जो मैंने अकाउंटिंग प्रिपेयर किया है तो मैं जब भी चाहूं उसको एनालिसिस कर सकता हूं। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यही है। दूसरा बेनिफिट, कंपैरिजन विद अ पास्ट ऑपरेशन। देखो इसका मतलब क्या है पता है? कंपैरिजन विद अ पास्ट ऑपरेशन का एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई मैंने इस साल है ना 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अच्छी बात है बुरी बात है? चलो मुझे बताओ, मैंने इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अच्छी बात बुरी बात? आप बोलोगे सर 100% अच्छी बात। 100% अच्छी बात है। ठीक है, बात तो आपकी सही है। अब बोलो मैंने 1 साल पहले है ना 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। अब बताओ मुझे। सर बहुत बुरी बात है। मतलब जब भी आपने कंपैरिजन किया ना, तभी जाके आप सही डिसीजन ले पाए। तो अकाउंटिंग का एक एडवांटेज है कि आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है। करेक्टिव मेजर, देखो कुछ भी मिस्टेक हुआ है, अकाउंटिंग किया होगा तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर पाओगे। टैक्स प्लानिंग, देखो तो एक बात बोलूं, यहां पे भी था टैक्स प्लानिंग, यहां पे भी है टैक्स प्लानिंग। कोई डाउट?
यहां पे था इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, यहां पे है डिसीजन मेकिंग, यहां पे है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है पता है? अगर जो कोई भी पर्सन अपने बिजनेस को सेल करना चाहता है, कितने में सेल करेगा बताओ तो? अकाउंटिंग किया होगा ना तो अच्छे से वैल्यूएशन निकाल पाएगा, अकाउंटिंग ही नहीं किया होगा तो आप ये वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। ठीक है सर, ये 2 पॉइंट देखो तो देखा देखा सा लग रहा है सर, इसमें भी है इसमें भी है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका मतलब है बैलेंस शीट, जहां पे असेट और लायबिलिटी के बारे में पता चलेगा। ऑलरेडी पॉइंट हमने देख लिया है, यहां पे भी वही पॉइंट दिया है, यहां पे भी वही पॉइंट दिया है। ओके सर, और लास्ट है मोरल कंट्रोल। मोरल कंट्रोल का मतलब क्या है पता है? एक एग्जांपल लेता हूं, हालांकि एक शर्त पे एग्जांपल देता हूं, एक शर्त के ऊपर एग्जांपल देता हूं कि ये एग्जांपल आप मेरे ऑफलाइन वालों को नहीं दोगे। हाँ, कसम खाओ कि ये एग्जांपल मैं जो आपको अंदर की बात बता रहा हूं, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है सर, नहीं पहुंचेगी। देखो मोरल कंट्रोल का क्या मतलब है पता है? कि आपने खाली डरा के रखा है। देखो मेरी जो बिल्डिंग है ना, उसके अंदर मैंने 7 कैमरा लगाया है। कितना कैमरा लगाया है? 7 कैमरा। हालांकि मेरी जो नई बिल्डिंग बनी है ना, उसको 3 साल हुए हैं नई बिल्डिंग को, मैंने आज तक एक भी बार कैमरा नहीं देखा है। फिर भी स्टूडेंट को क्या लगेगा? कैमरा लगा है, कोई भी कांड करने से पहले कम से कम एक बार तो सोचेंगे ही सोचेंगे मोरल कंट्रोल। बताना नहीं है उनको, बताना नहीं है कि सर कैमरा नहीं चेक करते, मैंने खाली मोरल कंट्रोल रखा है। लेकिन अकाउंटिंग भी एक मोरल कंट्रोल रखता है। कैसे पता है? उनके एम्प्लॉय एक बार डरेंगे कभी भी चीटिंग करने से पहले, उनके एम्प्लॉय एक बार तो सोचेंगे कि भाई अकाउंटिंग हो रहा है, अगर जो कुछ भी फ्रॉड किया ना तो आज नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे। इसीलिए अकाउंटिंग आपको हेल्प करेगा मोरल कंट्रोल में। अकाउंटिंग इसमें हेल्प करेगा, मोरल कंट्रोल। देखो अगर जो आप कोई भी 5-6 पॉइंट याद रखना चाहते हो ना, तो देखो ये जो पॉइंट है ना वो दोनों जगह पे है, ये जो पॉइंट है ना वो दोनों जगह पे है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, फिर ये फ्रॉड और मोरल कंट्रोल साथ में याद रख सकते हो। तो मतलब अगर जो आप देखोगे तो 1 2 3 4 पॉइंट तो आराम से याद रह गए। ऑब्जेक्टिव में ये 2 पॉइंट आराम से याद हो जाएंगे कि भाई पेएबल पता चलेगा और रिसीवेबल पता चलेगा। और ये एक रख लो परमानेंट रिकॉर्ड। तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक जैसे ही पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज, तो आप एक साथ पॉइंट याद रख सकते हो। ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैक्सिमम थियरी को कंप्लीट करें ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। मुझे पता है अभी भी और भी 2-3 सब्जेक्ट हमारे स्टार्ट करना बाकी है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे करके आपको सब करा दूंगा, वो भी बिफोर टाइम। आपको खाली क्या करना है? आपको खाली इतना करना है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग का बेस क्लियर करो बस। आज से पहले का जो लेक्चर कराया ना वो एक बार क्लियर करो, हालांकि देखना तो ये भी है, लेकिन आज से पहले का अगर जो क्लियर, बस बात खत्म भाई, मैं आपको सब क्लियर करवा दूंगा। कोई डाउट आपको यहां पे? ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे हमें ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना